गुड इवनिंग टू ऑल। वॉइस आ रही मेरी प्रॉपर? सभी लोग एक बार कंफर्म करेंगे। गुड इवनिंग, जय हिंद, अमन, अमित, आदित्य, वेदांत, सभी को गुड इवनिंग और जय हिंद। ठीक है, स्टार्ट करेंगे द पॉलिटी लेक्चर 3। 2 लेक्चर देखे थे हम लोगों ने और उम्मीद करता हूँ जो हम लोगों ने चीज़ें देखी थी वो आपने रिवाइज़ कर ली होंगी। ठीक है, मैंने बहुत ही लिमिटेड आपको कंटेंट दिया है, तो ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उस कंटेंट को एटलीस्ट आप पढ़ रहे होंगे, 2 बार 3 बार रिवाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल लेक्चर 3। हेलो, वॉइस आ रही है? ठीक। आज थोड़े कम लोग हैं। क्यों, मैच वैच देख रहे हो क्या? हमें तो ये लग रहा है। चलो, गुड इवनिंग अंकित, अनिकेत, अभिषेक। स्टार्ट करेंगे। 3 टॉपिक देखेंगे, 4 टॉपिक देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन, धन धनाधन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर यानी राज्यपाल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन। एटलीस्ट 2 लेक्चर में आप ये तो समझ गए होंगे संवैधानिक संशोधन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है संविधान की किताब में अगर आप कोई बदलाव करते हो, कोई चीज़ जोड़ते हो और कोई चीज़ हटाते हो, किसी चीज़ को बदलते हो, ये कहलाते हैं संविधान में संशोधन। और हर संविधान में जितनी बार आप करते हो वो नंबर पड़ जाता है। जैसे पहली बार किया गया था तो उसको बोला गया पहला संवैधानिक संशोधन, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और सो ऑन करके तकरीबन 105 संशोधन अभी तक हो चुके हैं हमारे संविधान में। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या कैसे होता है। तो सबसे पहली बात, इसके बारे में किस अनुच्छेद में दिया हुआ है। 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़ो 8, 368, 368 आर्टिकल या फिर 368 अनुच्छेद में इसके बारे में दिया है। इट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इसको साउथ अफ्रीका से लिया है। हमने ये देखा कि संविधान के स्रोत में काफ़ी सारी चीज़ें या हमने दूसरे देशों के संविधान से प्रेरित होकर ली। जैसे मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए, कमेंट में बताएंगे सभी। यूएसए से लिए, अमेरिका से लिए। फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए, जरा कमेंट में बताएंगे सभी लोग। रशिया से लिए। ठीक है, यूएसएसआर से लिए। ऐसी डीपीएसपी कहाँ से लिए, जरा कमेंट में बताएंगे सभी लोग। आई से नाम चालू होता है उस देश का। तो ये सारे हम लोग कहीं ना कहीं से लिए। उसी प्रकार संवैधानिक संशोधन भी हमने साउथ अफ्रीका के देश से लिया है। अच्छा, अनुच्छेद तो 368 है, पार्ट भाग कौन सा है? 20 नंबर भाग है। जैसे हमने देखा पार्ट 1 में, भाग 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में दिया है। पार्ट 3 भाग 3 में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट दिया है। पार्ट 4 में डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया है। पार्ट 4A में 4 में दिया है फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य। तो अब यहाँ पे पार्ट, वैसे ही पार्ट 20 में दिया हुआ है, पार्ट 5 भी हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी पार्ट 20 में ये दिया हुआ है संवैधानिक संशोधन। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उन्हें जो हमें पता होने चाहिए। उसमें से सबसे पहली बात तो ये जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 1 सेकेंड रुकेंगे, ठीक है। एक सेकेंड। एक्चुअली आप लोगों का क्या है ना, जहाँ से क्लास होती है वहाँ का इंटरनेट शट डाउन हो गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई वहाँ पे, तो उसी में लगे हुए हैं। हिंदी की क्लास भी नहीं हो पाई SSCGD बैच में, और अगर आज सही नहीं हुआ तो कल शायद आपकी मैथ्स की क्लास भी सुबह ना हो पाए।
इंग्लिश की तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश का नोट सर लेते हैं अलग जगह से, मैं भी अलग जगह से लेता हूँ, लेकिन जो मैथ्स वाली क्लास होती है ना आपकी, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। चलो, तो 42nd अमेंडमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ा अमेंडमेंट था। मतलब इसने ना जाने क्या क्या जोड़ा, घटाया, हटाया, जाने न जाने क्या क्या किया। ठीक है, अच्छा कमेंट ऑफ ही ठीक थे। चलो, तो काफ़ी सारे इसने अमेंडमेंट, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जोड़ी, घटाई, सारी चीज़ें की। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया, इसने किया था ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें की। अब क्योंकि इसने बहुत सारी चीज़ें की, इसको हम मिनी संविधान बोल देते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। और ये तो हम देख चुके हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य ऐड किए थे। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की हम लिस्ट देख रहे हैं। याद करो, क्या कुर्बानी नहीं, याद करो फर्स्ट अमेंडमेंट हमने पढ़ा था जब हम अनुसूचियां पढ़ रहे थे, शेड्यूल्स पढ़ रहे थे, तो हमने वहां देखा था कि पहले अमेंडमेंट जो 1951 1951 में हुआ था, उससे नवीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। देखा था कि नहीं देखा था? फिर हमने देखा था जो अगला शेड्यूल था 10वां नंबर, उसको 52nd अमेंडमेंट 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 8 तो पहले ही थे हमारे अनुसूचियां, 9वीं को जोड़ा गया पहले संविधान से, 10वीं को जोड़ा गया 52वें से, 11वीं को जोड़ा गया 11th शेड्यूल को 73वें संशोधन से, और 12th शेड्यूल यानी 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74th अमेंडमेंट से, 74वें संविधान संशोधन से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो 11 शेड्यूल से, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, 11 शेड्यूल से पंचायत जोड़ा गया था, 12वीं से म्यूनिसिपैलिटी जोड़ी गई थी। ठीक है, इतनी चीज़ हम लोगों ने पहले देखी थी। अब 100th अमेंडमेंट से क्या हुआ था? 100वां नंबर का 100 था, क्योंकि सेंचुरी पूरी हुई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट थोड़ा सा हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ा देख लो कि इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। आज इंडिया बांग्लादेश का मैच भी चल रहा है, तो उसी उपलक्ष्य में बस याद कर लो कि 100वां संविधान संशोधन इंडिया बांग्लादेश की रिगार्डिंग था। 101 नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका फुल फॉर्म भी तुम्हें पता होना चाहिए। गुड्स यानी गुड्स का मतलब सामान होता है, सर्विसेज जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये सर्विस में आता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 102nd अमेंडमेंट, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 103rd अमेंडमेंट, जो EWS का रिजर्वेशन मिला था ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को EWS रिजर्वेशन, वो 133वें नंबर संशोधन से मिला था। 104 नंबर संशोधन से क्या हुआ था? एंग्लो इंडियन, पहले 2 नामित राष्ट्रपति करता था लोकसभा में, उस प्रथा को हटा दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ अमेंडमेंट है जो आपको पता होने चाहिए। लेट्स रिवाइज। ये पार्ट नंबर 20 में दिया हुआ है, अनुच्छेद नंबर 368 में इसका प्रोसीजर मेंशन है। कौन करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका से हमने लिया, और कौन करता है ध्यान रखना, ये सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है, हमारी देश की सांसद या फिर संसद ही कर सकती है। संसद, हमारे राज्यों का जो विधानमंडल होता है यानी स्टेट लेजिस्लेचर, वो नहीं कर सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है। या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, किसी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है, कहीं पे भी स्टार्ट हो सकता है। पारित इसको दोनों हाउसेज में होना पड़ेगा, लेकिन चालू किसी से भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे जो धन विधेयक होता है, विधेयक होते हैं, बिल होते हैं, तो उसमें धन विधेयक होता है, वो सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है, धन विधेयक मनी बिल, है ना। लेकिन ये जो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, संवैधानिक संशोधन जो अधिनियम होता है, वो किसी भी सदन में आ सकता है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है एंड दैट इज प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के बारे में कौन से भाग और कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है, सर FD क्या है 42nd अमेंडमेंट में, नीतीश सिन्हा नहीं बताऊंगा क्योंकि कल क्लास में बता चुका हूँ, और भी फिर बताया भी था। FD मतलब फंडामेंटल ड्यूटी, अभी अभी जस्ट बता भी रहा हूँ। ठीक है, और कल भी पूरा हम लोगों ने देखा था ये, फिर भी डाउट पूछते हो, सर आप मुझे जानते हैं के पाठक? नहीं जी, कुल पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से हुआ था। कुलदीप बिश्नोई, बिल्कुल, ये आपको वैसे मैं स्टैटिक में पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर यहाँ पे आप चाहो तो ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में कि जो पंचायती राज है, पहले वो मैंडेटरी नहीं होता था राज्यों को
ऐसा बाध्य नहीं थे कि नहीं भाई पंचायत लागू ही लागू करना है। तो जिसका मन था वो पंचायत चलाता था, जिसका मन नहीं था वो नहीं चलाता था। लेकिन इस संशोधन से उसको मैंडेटरी कर दिया गया था। सबसे पहले ध्यान रखना, पंचायत जो है चालू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर को ही क्यों चालू की गया? बिकॉज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है और गांधी जी पंचायत के बहुत फेवर में रहते थे, बोलते थे पंचायत गाँव में सेटअप होनी चाहिए। तो कहाँ पे हुई थी सबसे पहले? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुई थी, सबसे पहले शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर से। ठीक है। EWS क्या होता है? EWS एक चिड़िया का नाम है, लाल लाल चिड़िया, उड़ती है, चावल खाती है, पानी पीती है और फिर पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है। EWS का मतलब क्या होता है? मतलब इस यहीं रहते हो ना तुम लोग, ठीक है? गुस्से वाली बात है, ठीक है? ये कॉमन सेंस वाली चीज़ है। EWS क्या होता है जो पूछ रहे हो? यहीं रहते हो ना सब लोग? हाँ, EWS नहीं पता है? ये कोई केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, साइंस नहीं है ये बेसिक कॉमन सेंस है। वैसे तो अभी मैंने इसका फुल फॉर्म भी अभी जस्ट बताते जा रहा हूँ, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। EWS का रिजर्वेशन सुन, और अगर जानबूझ के फर्जी में पूछ रहे हो तो फिर तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ठीक है? अगर तुम नहीं पता तो बात अलग है, लेकिन अगर जानबूझ के टाइम वेस्ट करने के लिए पूछ रहे हो तो बात अलग है फिर, है ना? इकोनॉमिकली वीकर, मैं अब क्योंकि आपने पूछा तो मैं बता देता हूँ, ये मानते हुए कि आपको नहीं पता है इसलिए बता रहा हूँ। इकोनॉमिकल, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता किसी को इसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है? EWS सुना तो होगा ना आपने कि 10% रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है? चलो 10 ये सारे अमेंडमेंट हो गए। अब स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट। देखो, अगर मैं गुस्साता हूँ तो फिर लेजिट चीज़ में गुस्साता हूँ, ऐसे नहीं कि फालतू में, ठीक है? मतलब ये रीज़न है। और अगर मैं गुस्सा रहा हूँ तो फिर आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि बेसिक चीज़ है ये, मतलब आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। EWS आपको पता ही नहीं, 2 साल से लोगों को रिजर्वेशन उठा रहे हैं और आपको पता ही नहीं EWS क्या होता है। भले आप जनरल के EWS कैटेगरी से नहीं आते हैं, फिर भी रहते तो भारत देश में ही है ना। हिमेश त्रिपाठी, ज़्यादा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, वो हम नहीं बताएंगे शर्मा जी, ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटी, मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स नहीं होते हैं फंडामेंटल ड्यूटी शर्मा जी, वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। मैग्ना कार्टा USA से, वो नहीं पूछता आपके एयरफोर्स एग्जाम में, ठीक है? नाइनटीन 51 में हुआ था, ठीक है ब्रिजेश? फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में। सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन से पार्ट में दिया हुआ है, कौन से भाग में? पार्ट नंबर 5 में दिया हुआ है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 52 से लेके 62 के बीच में दिया हुआ है। ओथ इसको कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है इसके पद की? CJI क्या होता है? सुना करो ध्यान से, अगर मैं बोलता हूँ पहली बार में, फिर बार बार उसी चीज़ को सर CJI, अब कुछ पक्का पूछेंगे अभी बाद में थोड़ी देर में, सर CJI क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। जज होते हैं, हमारे कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सुना है आपने? उसी में सुप्रीम कोर्ट होता है, जो सबसे बड़ा कोर्ट आप बोल सकते हो, उसमें से जजों का भी जज आप बोल सकते हो, होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कमेंट में जरा बताएंगे कौन है अभी भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्वालिफिकेशन की बात करें, ठीक है, आपके इस क्वालिफिकेशन की बात करें, एज, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए अगर आपको राष्ट्रपति भारत का बनना है? 35 साल। बाकी और भी क्वालिफिकेशंस होती हैं, योग्यताएं होती हैं, जैसे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो पूछता है नागरिक, वो नहीं पूछेगा, बिकॉज सबको पता है कि भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। 35 साल की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। क्वालिफाइड टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए वो। लोकसभा का सदस्य इतनी उसमें क्षमताएं हो, इतनी क्वालिटी हो कि वो लोकसभा का सदस्य चुना जा सके। जैसे कि लोकसभा के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस होती हैं। ये पता है लाइन क्यों रखी गई? ताकि बहुत सारी लाइनें ना रखी जाएं। इन्होंने ये बोल दिया कि लोकसभा के लिए ये होनी चाहिए, बस इन्होंने क्या किया, इसमें एक लाइन जोड़ दी इनके कि लोकसभा के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए ना वो इसके अंदर होनी चाहिए। तो क्या है, उतनी सारी इनको लाइन नहीं ऐड करनी पड़ी, सिंपल। और मिनिमम एज ध्यान रखना, बाकी तो भूल भी जाओ, ये मत भूलना 35 साल।
अगर रिज़ाइन करना है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देता है। अगर इसको अपना त्यागपत्र देना है तो ये रेजिग्नेशन लेटर को हिंदी में बोलते हैं त्यागपत्र, ठीक है, त्यागपत्र। तो अपना त्यागपत्र किसे देता है प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। इसको हटाने की प्रक्रिया को इम्पीचमेंट यानी महाभियोग कहते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था, कल नहीं, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कल ही तो पढ़ाया था, हाँ तभी बताया था कि इम्पीचमेंट कहाँ से लिया है, जरा कमेंट बताएंगे जल्दी सभी स्टूडेंट। ये हम लोगों ने कल देखा था कि इम्पीचमेंट हमने यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। बिल्कुल, अपकमिंग आपके चंद्रचूड़ जी हैं, अभी यू ललित हैं, और नेक्स्ट आपके DY चंद्रचूड़ को जो है, जो कॉलेजियम होता है जजेस का, उसने बोला है कि चंद्रचूड़ हों, ठीक है बिल्कुल। तो वो जब हम लोग को करंट अफेयर्स आएगा ना तो मैं आपको वहाँ पढ़ा दूंगा, आपको अभी रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो मैंने आपको बताया था क्योंकि राष्ट्रपति की जो पोजीशन होती है पूरे देश में सबसे ऊपर होती है, सबसे ऊपर, प्रधानमंत्री से भी ऊपर, इसलिए उसको हटाएंगे, इज्जत दे के हटाएंगे। तो उसके हटाने की प्रक्रिया को इम्पीचमेंट नाम दिया, महाभियोग नाम दिया। और इसको किस ग्राउंड में हटा सकते हैं? ग्राउंड का मतलब है किस लिए हटा सकते हैं? वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन, ठीक है। तो अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया तो हटा सकते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है? टेन्योर 5 साल का होता है। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देता हूँ, द टिप इज कि अगर किसी भी का आपसे कार्यकाल पूछ ले हो पेपर में, जैसे राष्ट्रपति, जैसे राज्यपाल, तो अगर आपको नहीं पता है, श्योर नहीं है, तो 5 साल मार के आना, 90% चांस है सही आंसर होगा। 5 साल मार के आना। लेकिन ध्यान रखना, अभी हम राज्यसभा पढ़ेंगे तो वहाँ राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो बस यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया कि क्योंकि कुछ लोग होंगे यहाँ पे जो हो सकता है राज्यसभा वाले लेक्चर स्किप कर दें। इस लेक्चर में उन्होंने सुन लिया कि 5 साल मारना है, तो राज्यसभा का पूछा तो पता चला वहाँ भी 5 मारा है। राज्यसभा के सदस्य पूछेगा तो 6 साल होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन कैसे होता है? तो सबसे ध्यान रखना, इसका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप, जिसको अप्रत्यक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि तुमने अभी द्रौपदी मुर्मू जी बनी थी राष्ट्रपति भारत की, तो तुमने वोट डाला था क्या? तुम डालने गए थे? वो तुम्हारे पड़ोसी डालने गए थे? कोई गया था क्या? नहीं गया था, वो नहीं गया था। तुम्हें बस न्यूज़ में आता था कि चुनाव होने वाले और तुम्हें जीत की खबर आ गई, बस ये तो हुआ था। तो ये कैसे हुआ था? ये ऐसे हुआ था कि जो जिनको हमने चुन के भेजा था, हमने किसको चुन के भेजा? हमने लोकसभा में लोगों को चुन के भेजा था कि नहीं, ठीक है। सिंपल है। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि हमने वोट नहीं किया। अगर हमने वोट किया होता पीपल ने, भारत के लोगों ने, तो डायरेक्ट वोट, तो उसको डायरेक्ट वोटिंग बोलते हैं। तो सर क्या जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के भारत के लोगों ने वोट नहीं किया, विदेश के लोगों ने किया? नहीं, भारत के लोगों ने किया है, लेकिन आम जनता ने नहीं किया है। हमने जिनको चुन के बिठाला है लोकसभा में, राज्यसभा में जो लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने वोट किया है। हमने जिन लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभाओं में बिठाला, जैसे योगी जी वगैरह हो गए, तो इन लोगों ने वोट किया है, ठीक। यानी हमने डायरेक्ट नहीं किया है। जैसे लोकसभा जो आम चुनाव होते हैं जो 2024 में होंगे, जिसमें मोदी जी वो सारी चीज़ें आप जानते हो, ठीक है। जो आपके स्टेट में, राज्यों में चुनाव होते हैं, उसमें हम डायरेक्ट जाते हैं ना पोलिंग बूथ में वोट डालने, उसको प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। लेकिन ये अप्रत्यक्ष चुनाव, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इसमें अगर डीप में जाएगा तो तुमसे ये पूछ लेगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत। इसको मैं समझाऊंगा नहीं डीप में, क्योंकि समझने गए तो काफ़ी लोगों की दिमाग से गैस निकलने लगेगी, है ना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी डीप में है। आज़ाद बैच वालों को पता होगा, ये मैंने समझाया था वहाँ पे डिटेल में आज़ाद बैच में, लेकिन यहाँ पे आपको समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, सिंपल याद रखो। ये मैं बोल रहा हूँ, अगर पूछेगा तो जनरली वो ये अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन अगर डीप में जाने का उसका मन हुआ तो ये पूछेगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आनुपातिक प्रतिनिधित्व तो एकल संक्रमणीय मत, बस इतना याद रख लो। ये क्या लिखा हुआ सर? ऑल इलेक्टेड एमपीज प्लस ऑल इलेक्टेड एमएलएज, यानी सभी निर्वाचित, इलेक्टेड का मतलब निर्वाचित, सांसद, सभी निर्वाचित सांसद और सभी निर्वाचित विधायक, ये लोग वोट डालते हैं। ये लोग वोट डालते हैं किसके चुनाव में? राष्ट्रपति के चुनाव में, बस। इन इम्पीचमेंट महाभियोग में, महाभियोग क्या है? इसको हटाने की प्रक्रिया, उसमें ऑल एमपीज इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। ध्यान से इसमें डिफरेंस समझना। इसमें क्या है, जब चुनाव की बारी आती है तो सभी एमपी हो, ठीक है, सभी इलेक्टेड एमपी,
अब इलेक्टेड क्यों बोला? क्योंकि कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं, नामित भी तो होते हैं। याद करो, राज्यसभा में 12 मेंबर, अभी आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, 12 मेंबर्स, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में नामित करता है, भेजता है, नॉमिनेट करता है। वो लोग हिस्सा नहीं लेते हैं, सिर्फ इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं, सिर्फ इलेक्टेड लोग हिस्सा लेते हैं। ये काफ़ी डीप है, काफ़ी डीप है ये, ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना होगा इसको। ऑल इलेक्टेड एमपीज और ऑल इलेक्टेड एमएलएज। और यहाँ पे इम्पीचमेंट में ऑल एमपीज, यहाँ पे इलेक्टेड वर्ड को नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों लेंगे। और यहाँ पे एमएलए लोग हिस्सा नहीं लेंगे, राज्यों के जो विधानसभा हैं उनके सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे इसमें, महाभियोग में। अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो रट्टा मारो जिंदाबाद। राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। प्रेसिडेंट इज दिस हेड ऑफ द स्टेट और कंट्री। अब यहाँ पे स्टेट ये मत समझना राज्य, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, वो वाला स्टेट नहीं है। यहाँ पे है भारतीय, पूरे देश को स्टेट वर्ड बोला गया यहाँ पे। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट या फिर हेड ऑफ द कंट्री, बस तुम याद रख लो, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द कंट्री। लेकिन अगर पूछ ले हु इज द हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट के आगे गवर्नमेंट लगा दे वो, तो प्रेसिडेंट नहीं, उत्तर गवर्नर हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, पूरे राष्ट्र का, पूरे भारत देश का वो अध्यक्ष है हमारा। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे ऊपर रहता है वो, तो वही चीज़ लिखी हुई है। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं व दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। शी इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, जरा बताएंगे कमेंट में। तो ये थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। दूसरी बनी है द्रौपदी मुर्मू, जो कि पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। आदिवासी मतलब ट्राइबल इंग्लिश में बोलते हैं। फर्स्ट ट्राइबल फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, यानी महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि राष्ट्रपति से संबंधित हैं। 52 क्या बोलता है? 52 बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 54 क्या बोलता है? 53 नीचे लिखा हुआ है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले सिर्फ वही लिखे हुए हैं। 54 राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 56 टर्म ऑफ ऑफिस, कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। 58 क्वालिफिकेशन दिए हुई है, क्वालिफिकेशन हम देख चुके हैं। 72 ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 72 बात करता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। तुमने देखा होगा, तुमने सुना होगा कि किसी को मृत्यु दंड सुना दी जाती है तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है फिर कि भाई हमें हमारी मृत्यु दंड को माफ़ कर दो, हमारी सज़ा को माफ़ कर दो। तो जो माफ़ीनामा है वो राष्ट्रपति करता है, क्षमा करता है वो, ठीक। 123 1 2 3 ये ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। सर अध्यादेश क्या होता है? सर आप इसके PDF सेंड नहीं किए हो। अच्छा, जब लेक्चर खत्म होगा तब सेंड करेंगे कि पहले से तुमको हम सेंड कर दें? अभी चौधरी सर जी कुरकुरे बहुत टेस्टी लग रहे हैं, यहीं से इसी वजह से सेल्फ चैट पे रखते हैं, इसी वजह से ये ऑल कमेंट पे नहीं रखते हैं, इन्हीं जैसे कुछ अराजक तत्वों की वजह से। सर जी कुरकुरे बहुत टेस्टी लग रहे हैं, यहीं एक कुरकुरे फेंक के मारे मुँह में, सच ही बता रहे हैं। सर मैं शिवान द्विवेदी के मामा का लड़का हूँ, आप उसे जानते हैं? अरे भाई जानते हैं, ठीक है, अब क्या करें हैं? लिख के प्रमाण पत्र बना के दे दें, शिवान द्विवेदी और तुम्हारा हैं? भूल जाओ कि कल से तो ऑल चैट खोलेगा। वो मैं देख रहा था कि तुम हरकतें हो सकता है सुधर गई हो, लेकिन तुम लोग सुधरने वाली है नहीं। अभी ऑर्डिनेंस पावर क्या होता है? अध्यादेश। अध्यादेश वो एक शक्ति प्रदान है राष्ट्रपति को कि भाई अगर लोकसभा या राज्यसभा सदन में ना हो, लोकसभा राज्यसभा अगर सदन में ना हो और अगर बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो तुम खुद से ही अकेले ही एक लॉ, एक कानून बना सकते हो, वो है ऑर्डिनेंस पावर। और ये अनुच्छेद 123 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये अनुच्छेद 53 जो ऊपर छोड़े थे वो है। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल वेस्ट इन द प्रेसिडेंट इज सेड बाई आर्टिकल नंबर 53। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज। राष्ट्रपति सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इनका सुप्रीम कमांडर होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट।
परमार सर का शेयर वाई ग्रुप का बॉस पूछ रहे हैं सर राष्ट्रपति माफ़ी दे सकता है नहीं। अरे यार ये क्या बता रहे हैं भाई, ये क्या बता रहे हैं अभी हैं? तुम लोग को क्या मतलब दिमाग थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है क्या, एकदम सुनाई उनाई देना बंद कर देता है क्या? मतलब अभी बता के आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर क्षमा दे सकता है कि नहीं। या तो मैं पागल हूँ या तुम लोग हो, दोनों में से एक चीज़ है। ठीक है, मेरा तो लगता है मैं नहीं हूँ, क्योंकि सीडीएस वाले तो ऐसे जब पढ़ाता हूँ तो ऐसे नहीं पूछे कभी, वो तो ढंग के पूछते हैं थोड़े थोड़े। क्या उन्होंने कभी आज तक नहीं पूछा है, 2 महीने उनको ही पढ़ाते हुए हो गए। तुम लोग का थोड़ा सा कमेंट देख लो, डिस्ट्रैक्शन पक्का है। अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति पे। ठीक है, उपराष्ट्रपति, इसकी मिनिमम एज, सबसे पहले आर्टिकल 363 क्या लिखा हुआ, अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 बोलता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसकी मिनिमम एज, वाइस प्रेसिडेंट बनने की मिनिमम एज उतनी ही है जितनी प्रेसिडेंट बनने की, यानी 35 ईयर, 35 साल है मिनिमम एज वाइस प्रेसिडेंट बनने की। ठीक है, और आर्टिकल 63 बोलता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और प्रेजेंटली अभी कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये भी आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा। ठीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही यहाँ पे लिखी हुई है। इलेक्शन में सभी सांसद लोग हिस्सा लेते हैं, ऑल, चाहे वो इलेक्टेड हों यानी निर्वाचित हो, या नॉमिनेटेड यानी नामित हो। ठीक, सभी सांसद लोग हिस्सा लेते हैं, यानी कि सिंपल जो प्रेसिडेंट को हटाता है वही राष्ट्रपति को चुनता, उपराष्ट्रपति को चुनता है। ठीक, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये राज्यसभा का सभापति होता है, ये राज्यसभा का पदेन सभापति। थोड़ा सा और प्योर हिंदी अगर बात करूं तो पदेन सभापति इसको बोलते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ये। मतलब सर, मतलब ये है कि भारत का कोई भी उपराष्ट्रपति बनेगा अपने आप वो राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, राज्यसभा का अध्यक्ष बन जाएगा। और जैसे कि अभी जगदीप धनखड़, इससे पहले कौन थे, श्री वेंकैया नायडू जी थे, तो वो हटे और जैसे ही जगदीप धनखड़ जी वाइस प्रेसिडेंट बने, अपने आप उनको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप वो राज्यसभा के चेयरमैन बन गए। तो इसीलिए बोलते हैं इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और ये राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। ये अपना त्यागपत्र, रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देते हैं। जरा अभी बताएं मुझे कमेंट में, प्रेसिडेंट किसको देते हैं, राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन लेटर, त्यागपत्र किसको देते हैं? अभी मैं ऊपर आपको बता के आ रहा हूँ। ठीक है, उपराष्ट्रपति को देते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे कहीं, एक सेकेंड। शपथ तो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये लिखा हुआ है आपका, है ना। और त्यागपत्र ये लिखा है यहाँ पे आपका। ठीक है, कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है, ध्यान रखना, बहुत आसान है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है। ठीक, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की गैर उपस्थिति में, ठीक है, गैर उपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति का पदभार संभालता है। मान लो प्रेसिडेंट अभी कोई है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, मान लो कि उनकी बीमार हो गई या फिर कुछ कारणवश उन्होंने रिजाइन दे दिया वाइस प्रेसिडेंट को, तो वाइस प्रेसिडेंट कायदे से प्रेसिडेंट बनेगा। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा, पदभार संभालेगा। मान लेते हैं ये भी नहीं है, तब जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो पदभार संभालेगा। ठीक, और एक बार ऐसा हो भी चुका है आपका। ठीक है, खैर उतना मैं डीप में नहीं जाना, बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्टली पूछ लेता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ना होने पे कौन राष्ट्रपति का पदभार संभालता है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक, फिर अगर बात करें गवर्नर, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल देखते हैं, तो राज्यपाल आपका पार्ट नंबर 6 में आता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट पार्ट 5 में आता है, भाग 5 में, और ये पार्ट नंबर 6, आर्टिकल 153 से 167। उतना इंपॉर्टेंट खैर ये नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। अनिकेत पूछे सर, अगर प्रेसिडेंट छुट्टी पे रहेगा तब किसको देगा? छुट्टी पे रहेगा तो वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा। डेथ हो गई तो भी वाइस प्रेसिडेंट आएगा, और जल्द से जल्द चुनाव की करवाए जाएंगे, नए वाले के आने तक जल्दी से नया ला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एम हिदायतुल्लाह वाला केस था आपका।
और वाइस प्रेसिडेंट का पद कौन संभालेगा? देखो, वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है? राज्यसभा का चेयरमैन, है ना, राज्यसभा का चेयरमैन। अब वाइस प्रेसिडेंट बन गया प्रेसिडेंट, तो अब राज्यसभा का चेयरमैन, जो डेप्यूटी चेयरमैन था राज्यसभा का, उप उप जो राष्ट्र जो उप क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, चेयरमैन, चेयरमैन को हिंदी में क्या बोलेंगे, दिमाग से एकदम निकल रहा है, सभापति। तो जो उप सभापति होगा राज्यसभा का, वो सभापति का कार्यभार संभालेगा। समझ गए? सर जो अभी बताया ये क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में 25 जुलाई 3 शिफ्ट में आया था, 3rd शिफ्ट में। बिल्कुल सर। अगर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीजे तीनों मर जाए तो कौन संभालेगा? अरे मरवाओ नहीं भाई, आप कुछ करवा दो, बाकी रिजाइन तुम सीधे मरवाए डाल रहे हो। हैं, थोड़ा रहम खाओ। अगर वो तीनों ही नहीं रहेंगे तो जो सबसे सीनियर जज होगा, ठीक है, जब सबसे सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो, और मान लो वो भी ना हुआ तो फिर हम जाएंगे, ठीक है, परमार्थ जाएंगे हम जाके संभाल लेंगे। और हम भी नहीं रहेंगे ना तो तुम में से किसी एक को बिठा देंगे, जाओ बेटा हमारी जगह में तुम रूल करो, हमारा मन नहीं। ठीक, मिल गई संतुष्टि? बिल्कुल, के पाठक संभालेगा। चलो, अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, ठीक है, गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक, तो इसीलिए रेजिग्नेशन लेटर भी राज्यपाल इसी को देता है, अभी आगे देखेंगे। टर्म इसका होता है 5 साल का कार्यकाल, देखा तुमने, प्रेसिडेंट का भी 5 साल का, वाइस प्रेसिडेंट का 5 साल का, और गवर्नर का भी 5 साल का। हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ही इज द हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। हेड ऑफ स्टेट सर आप बोल रहे थे प्रेसिडेंट होता है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हो, गवर्नर होता है। बिल्कुल, वो चीज़ ऊपर बताई तो थी तुम्हें। राष्ट्र अध्यक्ष, स्टेट का मतलब पॉलिटी में हर बार स्टेट राज्य नहीं होता है। अब इसी वजह से यार छोड़ दो तुम, क्योंकि बहुत डीप है, मुझे समझाना पड़ेगा। ठीक है, और इसको समझना है डीप में तो अनुच्छेद 13 पढ़ लेना जाके, सॉरी अनुच्छेद 12 पढ़ लेना जाके, पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बस इतना याद रखो, राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है, और राज्य का अध्यक्ष, स्टेट गवर्नमेंट का हेड है राज्यपाल। मिनिमम एज उतनी है जितना राष्ट्रपति के लिए, जितना उपराष्ट्रपति के लिए है, 35 साल। परीक्षित बोल रहे मैं और परमार सर चलाएंगे। बिल्कुल, कलुआ जाएगा कलुआ नहीं दिख रहा है आज, कलुआ नहीं दिख रहा है आज। कलुआ क्या नाम था उसका? कलुआ कारीगर चलो, फिर अगर बात करें कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल से, ऑर्डिनेंस पावर, आर्टिकल 213, ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। प्रेसिडेंट के केस में अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद में थी? 1, 2, 3। इनको बस इधर उधर कर दो, 2, 1, 3। गवर्नर की अध्यादेश शक्ति। पार्डनिंग पावर 161, उसके में कितने में थी? उसके 72 में थी। ठीक है, कहाँ गया 72 में थी उसकी पार्डनिंग पावर। क्षमा की शक्ति, क्षमा की शक्ति राज्यपाल के भी पास होती है। कुछ अंतर होते हैं जो हमें डीप में नहीं पढ़ना, जैसे कि मैं अंतर बताता हूँ। राष्ट्रपति जो होता है वो मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता है। राज्यपाल मान लेते हैं कि किसी को उम्र कैद मिली हुई है तो उसको घटा देगा, ये सारा काम कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसके पास भी कुछ है जो अनुच्छेद 161 में। 153 बोलता है देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ स्टेट, एक राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। 155 इसकी नियुक्ति के बारे में बात करता है, अपॉइंटमेंट की बात करता है। 156 इसके टर्म यानी कि कार्यकाल की बात करता है। कितना होता है? 5 साल का। नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, 157 बोलता है क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो हमें नहीं पढ़नी, क्या इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बस एज पता होनी चाहिए, मिनिमम 35 साल। ओथ कौन दिलाता है? शपथ। तुम्हें लगेगा राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन गलत, राष्ट्रपति नहीं दिलाता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जिस भी राज्य में वो गया है राज्यपाल बनने के लिए, तो उस राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, जजों का जो जज होगा, वो इसको दिलाएगा ओथ, शपथ। लेकिन अगर इसको रेजिग्नेशन लेटर देना होगा, त्यागपत्र देना होगा, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, जिसने इसकी नियुक्ति की थी। जिसने नियुक्ति की थी उसी को तो अपना रेजिग्नेशन देगा। एक से, बस ये ध्यान रखना, शपथ, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। एक से ज्यादा राज्य का एक संयुक्त राज्यपाल हो सकता है। देयर कैन बी अ कॉमन गवर्नर फॉर मोर देन वन स्टेट। ठीक है, यानी कि मान लेते हैं कि 2 अगर स्टेट है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर छत्तीसगढ़ है और MP है, क्या दोनों का एक राज्यपाल हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल है नहीं अभी, लेकिन हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। लेकिन कुछ है हमारे यहाँ राज्य जहाँ पे एक से ज़्यादा राज्य या फिर एक से ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेशों के कॉमन गवर्नर हैं, कॉमन राज्यपाल हैं। ठीक है,
आज का लेक्चर या फिर आज के हमारे 4 टॉपिक यहीं पे ख़त्म होते हैं। टीचर के ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए ऐसे काम करता है कलवा कारीगर। अच्छा, कलवा का तबीयत खराब है। चलो, कलवा मैच तो नहीं देख रहा है आज। चलो, तो हम लोग रिवाइज करते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ठीक, चलो हम लोग पढ़ते हैं हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा वो सारी चीज़ें। सबसे पहले क्या देखा था हम लोगों ने, अमेंडमेंट देखा था। अमेंडमेंट पार्ट 20 में दिया हुआ है, अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 368 में दिया हुआ है। और इसके लिए अगर पूछ ले, वैसे तो शायद ही पूछे कि इसमें किस तरह का बहुमत चाहिए, तो इसमें ध्यान रखना विशेष बहुमत चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए। अगर संविधान में संशोधन करना तो विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। वैसे तो बहुत 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 कम चांस है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो नोट्स में, क्योंकि लिखा नहीं है इसलिए आप देख लो अच्छे से इसको, है ना। कहाँ से लिया, साउथ अफ्रीका से लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स उसके बाद हमने देखे, महत्वपूर्ण संशोधन आए। फिर हम प्रेसिडेंट के पास, और हम प्रेसिडेंट से पूछा क्यों, क्या कर रहे हो यहाँ पे, तो फिर 15th प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ा, द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और इसके प्रेसिडेंट के बारे में मैंने ये पढ़ा कि प्रेसिडेंट की मिनिमम एज होनी चाहिए 35 साल अगर होना तो। ये सुप्रीम कमांडर होता है सभी डिफेंस फोर्सेस का, ये हमने पढ़ा, सुप्रीम कमांडर सर्वोच्च कमांडर होता है। फिर हमने देखा कि ये राष्ट्र अध्यक्ष होता है, ये हेड ऑफ इंडियन पूरा यूनियन होता है, यानी पूरे देश का अध्यक्ष होता है, ये राष्ट्र अध्यक्ष। ठीक, फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखे हमने और इसका अपॉइंटमेंट देखा। जैसे आर्टिकल नंबर 52 बोलता है, अनुच्छेद 52 बोला उसने, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। 53 ने क्या बोला, 53 ने बोला कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट शैल, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं तो होती है, लिखा है। फिर उसके बाद 54 उसका चुनाव यानी इलेक्शन, कौन हिस्सा लेता है, सभी सांसद और मतलब सभी निर्वाचित सांसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित विधायक एमएलएस। 56 टर्म कितना है इसका, कार्यकाल टर्म है। आर्टिकल उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो टर्म है कितना है, 5 साल, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इसके आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 72 और 123 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। 72 इसके पार्डनिंग पावर, क्षमा शक्ति के बारे में बात करता है, और 123 बात करता है इसके अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में, 123। फिर उसके बाद हमने उपराष्ट्रपति के बारे में देखा। हमने ये देखा कि पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और जो कि हमारे दूसरे राष्ट्रपति भी थे, है ना। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक, अभी कौन है प्रेजेंटली उपराष्ट्रपति देश के, जगदीप धनखड़ जी है। उम्र, किसकी उम्र, जगदीप धनखड़ की नहीं, वाइस प्रेसिडेंट बनने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35। अनुच्छेद 63 बोलता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। इलेक्शन में कौन हिस्सा लेता है, सभी सांसद। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी अगर कोई राष्ट्रपति बना अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा। रेजिग्नेशन लेटर, त्याग पत्र प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को देता है। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होगा तो राष्ट्रपति का कार्यभार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। राज्यपाल के बारे में पढ़े फिर हमने, पार्ट 6 में दिया हुआ है, इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है और अपना त्याग पत्र भी इसीलिए प्रेसिडेंट को ही देता है। 5 साल का टर्म होता है, राज्य सरकार का हेड होता है, मुखिया होता है, न्यूनतम आयु 35 होती है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 और क्षमा की शक्ति है 161 नंबर अनुच्छेद में। ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, उतने महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कार्यकाल कितना है, 5 साल का है। क्वालिफिकेशन में एज पता होनी चाहिए, 35 साल की होनी चाहिए। ठीक है, और 153 अनुच्छेद बोलता है, 153 कौन सा, 153 देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट। ऐसे याद करो। 52 से 62 तक है राष्ट्रपति के बारे में, फिर 63वां उपराष्ट्रपति आ जाएगा। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति तो आएगा, तो 52 के 62 के बाद 63 ही तो आएगा। ठीक, और जैसे 52 है तो बस ऐसे 152 समझ लो, और 152 में एक जोड़ दो 153, तो जैसे राज्य पूरे देश का राष्ट्रपति होता है, नाम का बस पावर होता है उसके पास, काम का तो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर के पास पावर होती है। ऐसे राज्यों में काम का होता है गवर्नर, हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन मेन पावर तो तुम्हें ही पता है और मुख्यमंत्री के पास होती है, राइट। तो वैसे ही समझ लो, जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे ही गवर्नर, तभी तो हम तुम्हें राष्ट्रपति के बाद गवर्नर पढ़ा है, तभी पढ़ा है। जैसे कि राज्यों पूरे देश में राष्ट्रपति होता है एक, वैसे हर राज्य का अपना अपना एक राज्यपाल होता है।
उसका अनुच्छेद 52 है, इसका 152 मान लो, बस उसमें एक जोड़ दो 153, तो वो 153 बोलता है देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ स्टेट। भारत का हर राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए, और हर राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए डजंट मीन कि एक राज्यपाल का एक ही राज्य का हो सकता है, एक राज्य का एक ही राज्यपाल, एक राज्यपाल एक से ज़्यादा राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ये हमने देखा, खत्म हो गया, बस इसको रिवाइज कर लेना 2-3 बार, बस खत्म। ठीक, के पाठक बेटा लिमिट तक अच्छा लगता है ना, क्योंकि तुम तो मौज कर रहे हो, और मेरा मूड सनका तो ब्लॉक कर दूंगा यहाँ से, फिर रोते फिरोगे। के पाठक की शिवान द्विवेदी है, तो बेटा ये भी ध्यान रखना, गंगाधरी शक्तिमान भी, ये भी ध्यान रखना। एक बार ब्लॉक हो गए तो ना तो के पाठक याद आएंगे, ना शिवान द्विवेदी, फिर तो सर बस गलती हो गई सर, माफ़ी हो गई सर, सर दोबारा नहीं करेंगे सर। सर अनुज सर खुद सुनाते हैं सॉन्ग, आप भी, अच्छा है। हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है, अनुज सर से सुना करो, उनकी आवाज़ में गाना। पिछला पीडीएफ डाला था मगेंद्र मैंने, नहीं क्या डाला तो था। गाना आज नहीं यार, गाना नहीं। जाम पर जाम पीने का क्या फ़ायदा, पीना है तो परमार सर की गाना नहीं, मैच देखो जाके, ठीक है। कुछ मैच चल रहा होगा ना, तो देखते हैं जरा, स्कोर तुम्हें बता देते हैं कितना हुआ, स्कोर देखते हैं रुको, कितना हुआ स्कोर। अरे यार 66 में विद 9 विकेट बांग्लादेश, एक भी विकेट नहीं गिरा, 54 गेंद में 85 रन चाहिए, रेन स्टॉप्स प्ले, बारिश ने खेल बंद कर दिया है। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इंडिया, अगर बारिश के बाद खेल चालू हुआ तो इंडिया के लिए काफ़ी संकट वाले बादल आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास विकेट तो ही है दबा के, डकवर्थ लुइस लगेगा, दबा के लोग पिलाई करेंगे, फिर दिक्कत है। चलो और कल मैथ्स की क्लास सुबह नहीं हो पाएगी, जैसे मैंने बताया, क्योंकि इंटरनेट आई थिंक वो सही नहीं हो पाया है, ठीक है। इंटरनेट सही नहीं हो पाया आई थिंक, जहाँ से आपकी क्लास होती है, तो शायद कल आपकी मॉर्निंग में मैथ्स वाली क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक। तो इसलिए आपको काम बनता है, आपको प्रैक्टिस शीट मिल गई है, मैं सभी को बता दूं, टेलीग्राम पे डल चुकी है, ठीक है। टेलीग्राम पे आपकी जो पीडीएफ है उसको डाला जा चुका है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। टेलीग्राम पे आपकी पीडीएफ प्रैक्टिस वाली मैथ्स की डल चुकी है, तो उसको आप प्रैक्टिस करें, जिस टाइप के भी क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। चलो धन्यवाद।